वेलकम बैक और आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश चुनाव नतीजों का निवेश कनेक्शन। और चलिए नतीजों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम समझते हैं। अनुज अग्रवाल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो अनुज, 300 तक भी नहीं पहुंच पाया ये आंकड़ा, कैसे समझते हैं आप इसको? हाँ, बिल्कुल ये एक एनडीए के लिए बड़ा सेटबैक है। और हम्म। जितनी उम्मीदें थी और जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे थे और जिस तरीके से अब की बार 400 पार का नारे के साथ पिछले 3 महीने से कैंपेन चल रहा था बीजेपी का, उसके हिसाब से उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और उससे ज़्यादा बीजेपी के समर्थकों के लिए और मतदाताओं के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि एक परसेप्शन सा बन गया था कि हाँ, बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल विक्ट्री के साथ आ रही है। लेकिन इवन दैट 295-300 के आसपास भी अगर एनडीए रहता तो बड़े आराम से अपनी सरकार तो बना ही रहा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने वाली स्थिति तो मेरे हिसाब से नहीं है। कुछ आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया अनुज, परसेप्शन का। अब ये परसेप्शन में ही बदलाव हुआ है। साथ ही मुझे ये भी पता है कितना बड़ा रियलिटी चेक यहाँ पर बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की भी जो नंबर है वो तो 240 के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एक परसेप्शन में बदलाव और कितना बड़ा रियलिटी चेक। देखिए, बहुत सारी जगह पर बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये बड़ा अजीबो-गरीब एक तरीके से मैंडेट आया है। अब आप देखिए, यूपी में हमेशा ट्रायंगुलर फाइट रहती थी, बीजेपी वर्सेस सपा और बसपा। और इस बार चूंकि बसपा बहुत ज्यादा डाउन हो गई, उसने ढंग से फाइट नहीं करी, तो बसपा का जो राइज वोट बैंक था वो सारा का सारा सपा पे शिफ्ट कर गया, सपा और कांग्रेस के लिए। तो बीजेपी को वहां बहुत बड़ा झटका लगा। बीजेपी को ट्रायंगुलर फाइट बनाए रखनी थी यूपी में, वो नहीं बनाई। दूसरा बड़ा फैक्टर राजस्थान में वसुंधरा राजे का फैक्टर था। वसुंधरा राजे को उन्होंने साइडलाइन करके और एक नए व्यक्ति को वहां सीएम बनाया। तो वसुंधरा के गुट के लोगों ने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया बीजेपी के कैंडिडेट्स को, और वहां झटका लगा। लेकिन बिहार में देखिए, ऑलमोस्ट 3-4 सीटों का ही लॉस है, तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। लेकिन बंगाल में जो कैलकुलेशन थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। एग्जैक्टली वही महाराष्ट्र में और वही तमिलनाडु में हुआ कि जितना अनुमान लगा रहे थे। लेकिन उड़ीसा में उनको ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है, आंध्र प्रदेश में ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है, आपको तेलंगाना में ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है, गुजरात और मध्य प्रदेश और हिमाचल और उत्तराखंड स्वीप कर गए। तो ऐसा कहना कि बीजेपी के खिलाफ कोई मैंडेट है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बीजेपी के फेवर में भी नहीं है। तो एक डेंट लगा है बीजेपी का। उसमें विपक्ष की जो एक बड़ा एग्रेसिव कैंपेन रहा पिछले 2-3 महीनों में, स्पेशली जब इलेक्शन अनाउंस हुए, उसके बाद बीजेपी ने स्पेशली सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ जो मुहिम चलाई, उसका मुझे लगता है यूथ पर, जो नए जनरेशन के हमारे वोटर हैं, उन पर भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का, एनडीए का और बीजेपी का आत्मविश्वास डिगा दिया, और उसकी वजह से पूरे देश का आत्मविश्वास डिगा हुआ है सर। नहीं, लेकिन यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि यूथ ने बहुत बढ़ चढ़कर अब की बार मतदान भी नहीं किया था। अब इसमें क्या सच है, क्या नहीं, कितना सही है, कितना नहीं, आप बताइएगा हमें। लेकिन सवाल जो कि हम यही पूछ रहे हैं, युवा शक्ति और नारी शक्ति, जिसका जिक्र कई बार हमने बीजेपी की तमाम सभाओं में सुना, प्रधानमंत्री मोदी के मैनिफेस्टो में भी इस पर खास उल्लेख भी किया गया है। वो शक्ति कितनी काम करती हुई दिखाई दी है, क्योंकि वहां पर लगता है थोड़ी सी कमजोरी अब की बार हाथ लगी है पिछले चुनाव के मुकाबले। नहीं, मुझे लगता नहीं कि महिलाओं और युवाओं से इतना बड़ा फर्क पड़ा है। लेकिन रूरल लेवल पर जो पिछड़ा वर्ग का मतदाता है, अ, उत्तर प्रदेश में विशेषकर या राजस्थान में, वो बीजेपी से थोड़ा दूर गया है। और वहां पर इंडी गठबंधन के एलाइज जितने थे या कांग्रेस पार्टी थी, उसने बहुत अच्छा काम किया। हरियाणा में आप देखिए, शेड्यूल कास्ट वोट और जाट वोटों ने मिलकर ट्रेंड चेंज कर दिया, 50-50 पे आ गए, जहां बीजेपी क्लीन स्वीप थी। तो ये एक डेंट वहां वहां लगा। लेकिन जितना कैंपेन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने चलाया था पिछले 4-5 सालों में, उस हिसाब से बीजेपी ने बराबर पे छोड़ा। ये अपना में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। तो लगभग हर प्रदेश में अच्छा खासा संघर्ष बीजेपी को देखना पड़ा। यूपी में लगातार, चाहे टेनी वाला मामला रहा हो, चाहे पहलवानों वाला मसला, ब्रजभूषण शरण सिंह वाला, उससे ईस्टर्न यूपी में एक अच्छा खासा मामला था। फिर मुख्तार अंसारी की डेथ हुई, या और कई माफियाओं को मारा गया, तो उससे मुसलमानों में भी बड़ा आक्रोश था। तो मुसलमानों ने और मुस्लिम यादव और जो पिछड़ा वोट बैंक था, जो मायावती का वोट बैंक था, वो झटक के जब इधर आया, और कांग्रेस के साथ जो एक अगला वोट बैंक था, सबने मिला जुलाकर ट्रेंड बदल दिया, चेंज कर दिया चीजों को। तो ये लोकल फैक्टर मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। एक नेशनल लेवल पे हम अगर इसको काउंट करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ बीजेपी जहां जहां आ रही है, वो लोकल फैक्टर ने अपने अपने रोल प्ले किया, और उसकी वजह से हारे या जीते हैं। एक
नेशनल वाइड ट्रेंड बीजेपी के फेवर में है और बीजेपी इसीलिए या एनडीए इसीलिए कम से कम एक कंफर्टेबल मेजोरिटी ले चुका है और वो आराम से सरकार बना लेगा। लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ 400 350 400 आ जाएंगी और बड़े पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं या पार्लियामेंट से आप कुछ भी बड़े बड़े बिल पास करा सकते हैं, अब उस लेवल पर चीजें निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है। तो अगले 4-5 साल देश स्टेटस क्वो में चलेगा, ये साफ साफ दिख रहा है। हम्म। जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है। इसीलिए भी अनुज, क्योंकि हमें पिछले 10 सालों में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आदत थी, एक स्थिरता की आदत थी और बहुत फेरोशियस डिसीजंस लेने के लिए पीएम मोदी जाने जाते हैं। और अब की बार जो मैनिफेस्टो भी पेश किया गया था उसमें भी बहुत पुरजोर फैसले और काम करने को लेकर बातें सामने आई है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम तमाम जो फैसले लिए गए हैं, जो नीतियाँ यहाँ पर तय की गई हैं, उस पर और भी काम आता हुआ और होता हुआ देखें। सवाल यहाँ पर यह है कि कोर्स करेक्शन अब कहाँ पर करना होगा बीजेपी को। जो डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो रियलाइजेशन फैक्टर है, वो क्या क्या है और कहाँ कहाँ है? देखिए, 2 बार की जीत और तीसरी बार जीतने की उम्मीद जो है वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देती है। बीजेपी ने या एनडीए सरकार ने बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट डिसीजन लिए जिसमें कहीं ना कहीं मासेस थोड़ी सी कटी हुई महसूस कर रही थी। जिस तरह से बेरोजगारी की बड़ी समस्या है वो फैक्ट है, और उसके बाद जितने लगातार पेपर लीक हुए, लोगों को रोजगार नहीं मिला, जिस तरीके से चाहे नोटबंदी के बाद हो, चाहे आपका जीएसटी के बाद हो, चाहे कोरोना के बाद हो, ये लगातार एक सेटबैक्स पब्लिक को लगे हैं। आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहा है, लेकिन उसको उस लेवल पर रिलीफ नहीं मिला। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हमें हमें जरूरत नहीं है रिलीफ देने की, और पॉलिसी लेवल बहुत फास्ट जा रहे थे, लेकिन समाज बहुत पीछे था। तो जिस तरीके से साथ लेके और स्लो मोड में चलना चाहिए था, हिंदुस्तान में बहुत फास्ट चीजें नहीं हो सकती। ये इस बात का इंडिकेशन है। आपको थोड़ा सा स्लो मोड में एकोमोडेट करके जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा, और जिस मेंटालिटी और जिस माइंड सेट के साथ आम वोटर चलता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जिस लेवल पे पॉलिसी मेकर सोच रहे होते हैं। तो वो गैप जो था, उसी गैप की वजह से ये जो सेटबैक हैं, डेंट लगे हैं या लॉसेज हुए हैं, मुझे लगता है वो इस बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। ये मेरे ख्याल से अब और भी हमें देखना होगा कि किस तरह से ये पूरा समीकरण बैठता है और आखिर में किस तरह से सरकार को आगे बढ़ाया जाता है। बहरहाल इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और ख़ास पेशकश में शिरकत की। और नतीजों का निवेश कनेक्शन, हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।